नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू ऐस में। हम हिस्ट्री देख रहे थे। जो हिस्ट्री में चल रहा था, आपका टॉपिक हुआ था संस्कार से संबंधित। जो मैंने आपको 16 संस्कार बताए थे, इसमें से बताया था दो ही इम्पोर्टेंट है। एक है विवाह से संबंधित, दूसरा है कि अंत्येष्टि, जो अंतिम संस्कार है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मौर्य उत्तर काल चल रहा है, अंधकार में युग, डार्क में युग, मौर्य उत्तर काल अर्थात अंधकार में युग। इतिहास का ऐसा युग जिसे डार्क एज बोला जाता है, लेकिन इस समय वाणिज्य व्यापार बहुत ही विकसित हुआ था। और जो सनातन धर्म थे, उसमें संस्कार की एक नया कंसेप्ट उभरी और रूप दिया सनातन धर्म को। तो इसी में जो अंतिम संस्कार है, उसका नाम है अंत्येष्टि। लेकिन यहाँ तक सफर तय करने से पहले हमको एक बार अंतिम संस्कार के बारे में जानना होगा। मुख्य मुख्य जो काल थे उसमें सबसे पहले आप देखेंगे हड़प्पा। जो हड़प्पा काल है, कि हड़प्पा काल में दाह संस्कार कैसे होते थे या कैसे सबको दफनाया जाता था। तो सबसे पहले बोलेंगे जो अंतिम संस्कार है हड़प्पा काल में। ठीक है, अंतिम संस्कार। तो यहाँ पूर्ण दफन था फर्स्ट नंबर पे, कि पूर्णतः दफन कर दिया जाए। जो शव थे, जो आदमी मर जाता था तो उसके शव को पूर्णतः दफन कर दिया जाता था। बहुत सारे कब्रिस्तान हड़प्पा काल में मिले हैं। कब्रिस्तान, हड़प्पा की जितनी सिटी है ऑलमोस्ट उस शहर के आसपास ही कब्रिस्तान बनाया जाता था। इवन उसकी परिधि में बनाया जाता था। अगर शहर ये होते थे, मान लेता हूँ ये घर बने हुए हैं इस तरीके से, तो ये जो परिधि दिख रहा है, यहीं पे एक शमशान हाउस बनाया जाता था। तो पूर्ण दफन थे, उल्लेख है कब्रिस्तान द्वारा उल्लेख किया गया है। सेकेंड नंबर पे भी था आंशिक दफन। ये भी चलते थे, लेकिन मोस्टली ये चलते थे। आंशिक दफन भी था। पहले जो शव थे, शव को कुछ दिन के लिए, जो शव होते थे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था जानवरों के सामने। जानवर हो या पक्षी हो, तो जो शव थे उसको पक्षियों के सामने या जानवरों के सामने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में जब हड्डियां कुछ बचती थी तो हड्डियों को दफन किया जाता था। दफन दूसरा तरीका है। थर्ड नंबर पे क्या होता था कि दाह संस्कारों, बाद में अंतिम हड़प्पा चरण में आया था, अर्थात हड़प्पा के अंतिम काल में दाह संस्कार आया था, कि शव को अग्नि दिया जा रहा था। शव, ये इसमें शव होगा, पूरा पूरा है। तो शव को अग्नि दिया जा रहा था। पुनः यहाँ पे जब आते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल, तो ऋग्वेदिक काल में क्या था, जो अंतिम संस्कार था, अर्थात जब शव के आदमी मृत हो जाता था तो उसे जलाया जाता था। अग्नि को जलाने की प्रक्रिया था, बोलेंगे अग्निदान था। पुनः जो हड्डियां होती थी, उस हड्डियों को क्या किया जाता था, ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल दोनों लिख लेंगे, हड्डियों को दफन किया जाता था। इसके ऊपर एक क्या बना दिया जाता था, शमशान। तो क्या है, ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल में आप बोलेंगे कि अग्नि दहन होते थे। जो हड्डियां होती थी, हड्डियों को एकत्र करके फिर उसे दफन किया जाता था। तो गड्ढे खोद के बहुत सारे गर्त मिले हैं, गर्त हैं, स्तूप हैं, ये मिले हैं वैदिक काल वाले क्षेत्र में। शमशान में, इसके ऊपर शमशान बना दिया जाता था। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते मौर्य उत्तर काल में, तो अंत्येष्टि जो था अंतिम संस्कार बन जाता है। इसकी पूर्ण विधि हमको दिखाई देती है। तो इसमें कुछ कुछ विधि जुड़े, जैसे कि अग्नि देना, फिर एक गाय पीछे से चलती थी, जो बोला जाता था गाय बैतरणी नदी को पार कराती थी, तो गाय का साथ चलना, जुलूस जनमानस अवधि के पीछे। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है हमको। फिर
जल में विसर्जन, जो हड्डियाँ थी उसको जल में विसर्जन, आग देने के बाद, अग्नि देने के बाद जो हड्डियाँ बच जाती थी उनको जल में विसर्जन किया जाता था। फिर यहाँ पे हमको दिखाई देता है श्राद्ध, 5वें नंबर 6वें नंबर पे पिंडदान। फिर है साथ में उसके ऊपर कोई स्मारक बना दिया जाता था, शांति क्रम, अर्थात उपदेश भी चलते थे कि कोई उपदेशक आके उपदेश दे रहा हो, शांति का प्रवचन चलता था। इस तरीके से पूरा एक प्रक्रिया चल रहा था। तो अंतिम संस्कार जो थे वो थे अंत्येष्टि। क्या बोलेंगे? अंतिम संस्कार था अंत्येष्टि हिंदू धर्म में। और मौर्य उत्तर काल में आते आते जो था कि अग्नि को, मतलब जो थे 100, उसको दाह संस्कार किया जाता था, गाय दान में दिए जाते थे। ऐसा बोला जाता था भव सागर को पार कराएगा, जो मृत शरीर है आत्मा है उसको गति देगा। जुलूस निकाले जाते थे, जो 100 थे उसके साथ में जनमानस का समूह होता था। फिर विसर्जन किया जाता था जल में, श्राद्ध कर्म किए जाते थे, पिंडदान दिए जाते थे ताकि पितृपक्ष संतुष्ट हों, स्मारक हो, शांति हो। अब यहाँ हमको देखना है कि अंत्येष्टि क्यों होते थे। आपको इसमें फैक्ट क्या पूछेगा कि दाह संस्कार होते थे नहीं होते थे, 100 को गाड़ा जाता था, कब से गाड़ा जाता था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। अब उद्देश्य देखिए अंत्येष्टि का। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट था, अंत्येष्टि क्यों होते थे? सबसे पहले है जो अग्नि यज्ञ। जो हिंदू होते थे, बोला जाता था 16 संस्कारों से, वो 16 संस्कारों से पवित्र होता था, तो 16 संस्कार के द्वारा वो पवित्र होता था। जो अंत्येष्टि था वो क्या करती थी, अशुद्धता, अपवित्रता, इम्प्यूरिटी हो, फिर बुरी शक्ति, मतलब जो अशुद्धता है, अपवित्रता है, बुरी शक्ति है, जो मृत शरीर था, तब बोला जाता था कि मृत शरीर, मरा हुआ शरीर के साथ, जो मरा हुआ शरीर है इसके साथ अपवित्रता है, अशुद्धता, अपवित्रता है, बुरी शक्तियों का वास होता है। जब मृत शरीर को आग के हवाले किया जाता है, अग्नि के हवाले, तो ये सारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद अग्नि से पवित्र कर देती है, प्योर कर देती है, प्योरिटी, तो शुद्ध हो जाता था। पुनः इसके बाद क्या था, आत्मा को भावी गति मिलती थी, आत्मा को भावी गति। ऐसी गति देखिए, जगत दो होते थे, हिंदुओं के लिए 2 जगत माना गया है। एक है भौतिक जगत, जहाँ पे वो वास करता था, अर्थात जब तक शरीर रहता है भौतिक जगत में रहता है, मरने के बाद वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। तो आध्यात्मिक जगत, इसी जगत में जो मृत शरीर था, मृत शरीर को अग्नि के हवाले करके उसे आध्यात्मिक जगत में भेजा जाता था। पुनः यहाँ पे बताना है आपको कि जो अग्नि थी उसे यज्ञ माना जाता था, और हिंदुओं के लिए क्या होता था, अंतिम यज्ञ, जो अंतिम लास्ट यज्ञ माना गया है वो था अंत्येष्टि। हिंदुओं का पूरा जीवन, सारा लाइफ, क्या बोलेंगे कि हिंदू का पूरा जीवन क्या था, एक यज्ञ था। कि हर पल हर क्षण उनके लिए यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट होते थे। पूरा जीवन को उन्होंने यज्ञ का ख्याति दिया हुआ था। जो अंतिम यज्ञ था बोलेंगे अंत्येष्टि था। जब अंत्येष्टि हो जाती थी तो उसके बाद जो आत्मा रहता था उसको भावी गति मिलता था, अर्थात तो भौतिक जगत को छोड़ के सीधा आध्यात्मिक जगत में चला जाता था। और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट और बताना है कि अंतिम संस्कार के द्वारा अशुद्धता, अपवित्रता, बुरी शक्तियों का विनाश हो जाता था और इसकी जगह नई शक्ति आ जाती थी। पुनः जो आत्मा था तो वो अपने पूर्वजों के साथ में मिल जाते थे, अर्थात जो पूर्वज जिस लोक में रहते थे तो उनके साथ तो मिलन हो जाता था। इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो अंत्येष्टि है सर्कल में चल रहा था। तो ये है आपका
अंत्येष्टि से संबंधित कुछ जानकारी। अब बात करेंगे हम लोग दक्षिण में संस्कृति का। ये चैप्टर काफी लंबा है क्योंकि 500 साल 600 साल इसमें समाहित है। 600 साल का सफर है, अंधकार में कह रहे हैं, लेकिन इस समय काफी सारी भारत की संस्कृति का विकास हुआ। अलग अलग राजवंशों का भी उदय हुआ, दक्षिण में संस्कृति का विकास हुआ था। इस अंधकारमय युग में अभी तक आप जो भी देख रहे थे साम्राज्य, वो उत्तर भारत में देख रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दक्षिण भारत में। एक बार देखना है आपको दक्षिण में। देखिए दक्षिण में संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ। तो उत्तर में क्या है आपका, ये आपका एक रफ डायग्राम है। ये है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, द प्लेन ऑफ गंगा, ये वाला इलाका है जिसमें यूपी, बिहार, वही साइड से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला इलाका है। साथ में पूरा क्या है, गंगा का मैदान है। उत्तरी भारत में जो हड़प्पा के बाद आया आपका कौन सी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, फिर महाजनपद का, ये सारे क्या फैले थे आपके ऑलमोस्ट उत्तरी भारत में। लेकिन साथ साथ में संस्कृति भी दक्षिण की ओर जा रही थी। जो दक्षिण क्षेत्र था ये माउंटेन वाला इलाका है। ये देखिए ये जो है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट ये पर्वत है। ये वाला जो है पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, ये दोनों माउंटेन बेल्ट है, दोनों पर्वत क्षेत्र है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पढ़ेंगे आप जियोग्राफी में। इसके साथ साथ बीच में पठार है। ये कौन कौन से पठार हैं, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, दक्कन का पठार है, पठारी क्षेत्र है जगह जगह। तो ये पर्वत क्षेत्र और ये पठारी क्षेत्र बीच में। पुनः इस साइड में मैदान भी दिखाई देते हैं, जैसे कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी जो नदियां हैं ये मैदान ही बनाती है, डेल्टा और मैदान अपने अपने जो फ्लो हो रही है डायरेक्शन में। तो कोस्टल इलाके में मैदान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ओनली प्लेन है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में संस्कृति एक जैसी थी, उत्तर भारत पूरा प्लेन इलाका था, संस्कृति एक जैसी थी मौर्य साम्राज्य तक, उसके बाद भी संस्कृति एक जैसी। लेकिन दक्षिण भारत में क्षेत्रीय अलग है। तो यहाँ भू आकृति, जो भू आकृति और जलवायु दोनों बिल्कुल अलग है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको संस्कृति पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट किए हैं दक्षिण में संस्कृति सभ्यता राजवंशों का उदय। अभी तक हम जो भी पढ़ लेते हैं वो सारा उत्तर भारत के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। दक्षिण में जब हम संस्कृति पढ़ते हैं तो नाम थोड़ा टफ भी हो जाते हैं, याद करने में दिक्कत भी आती है। लेकिन हमको एक कंसेप्ट लेके चलना है कि किस तरीके से संस्कृति का विकास हुआ, राजवंशों का कैसे उदय हुआ। तो यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भू आकृतिक प्रदेश अलग है। सेकेंड नंबर में बोलेंगे जलवायु। अब इन दोनों से मानव जीवन प्रभावित होता है। मानव के हर क्रियाकलाप जमीन से जुड़े हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो जमीन पर्यावरण जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से ही जीवन रहते हैं, और जीवन जिस तरीके से रहते हैं संस्कृति, व्यवसाय, रीति रिवाज, भाषा, इन सभी का विकास होता है। तो इन दोनों का साफ साफ प्रभाव दक्षिण भारत में पड़ रहा था, पूरा उत्तर भारत का प्रभाव पड़ रहा था। तो उत्तर भारत की संस्कृति का प्रभाव था। अब उत्तर भारत में क्या क्या संस्कृति थी, इसमें बोलेंगे आर्य संस्कृति। यहाँ से देखिएगा उत्तर भारत की संस्कृति में जो थी, उत्तर भारत की संस्कृति में आर्य संस्कृति थी। फिर बोलेंगे बौद्ध संस्कृति थी। पुनः जैन संस्कृति थी। तीन संस्कृति का तो ऐसे विकास हुआ था।
इन तीनों का सम्मिलित कॉम्बिनेशन अर्थात आर्य संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति का प्रभाव पड़ा, भू आकृति प्रदेश और जलवायु का प्रभाव पड़ा। और दक्षिण दक्षिण को कहाँ से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा के नीचे वाला पोर्शन पूरा दक्षिण कहलाता है। जो हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, इसमें आपके कर्नाटक, 4 स्टेट आएंगे, कर्नाटक, तेलंगाना, करंट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दो तो ऐसे हो गए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो कुछ और स्टेट बढ़ गए हैं, अब गोवा भी है फिलहाल। अब इसमें 5-6 स्टेट जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देता है। सतपुड़ा नाम सुने होंगे, सतपुड़ा का पर्वत विंध्याचल के दक्षिण में है, विंध्याचल पर्वत है, उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, तो उसके नीचे साउथ है। अब जियोमॉर्फोलॉजी अलग है, क्लाइमेट अलग है, उत्तरी भारत की संस्कृति का प्रभाव है। इस स्थिति में एक संस्कृति का विकास हुआ, सम्मिलित संस्कृति, इन्हीं के सम्मिश्रण से सम्मिलित संस्कृति, मिक्स कल्चर। तो मिक्स कल्चर संस्कृति का विकास हुआ, इसमें लोकल संस्कृति भी थी, स्थानीय संस्कृति। जो लोकल बोलेंगे, लोकल संस्कृति भी थी। अब मैं बताता हूँ आपको लोकल संस्कृति किस तरीके से थी। लेकिन उत्तर भारत में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक प्लेन सपाट क्षेत्र, न तो पर्वत, न तो मैदान, न तो किसी तरह, सिर्फ ओनली मैदान है, पर्वत नहीं है, न ही पठारों का यहाँ पे है, न ही शुष्क क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सभी मिलेंगे आपको, पर्वत, पठार, मैदान, वन। यहाँ वनों की भी कमी है। तब यहाँ पे संस्कृति किस तरीके से विकसित है, एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। तो पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, समुद्र तट है। देखिए सबसे पहले तट क्षेत्र, कोस्टल बेल्ट है, पूरा मैदान है। दक्षिण भारत में बता रहा हूँ मैं आपको, जो भू आकृति प्रदेश है, इस तरीके से भू आकृति प्रदेश में तट क्षेत्र है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, वन क्षेत्र है। तो इस तरीके से सभी जगह क्या थे, अलग अलग संस्कृति का विकास हुआ था। जैसे तट क्षेत्र में मत्स्य वर्ग रहते थे, मछली पकड़ने वाले, और बंदरगाह था, जो व्यापार करते थे बंदरगाह के जरिए, तो व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग ये क्या करते थे, बंदरगाह की फैसिलिटी थी, सुविधा थी, मछली पकड़ रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे अपने अड़ोसी पड़ोसी से। पूरा मैदान क्षेत्र में क्या होते हैं, तो कृषक समुदाय था, कृषि होते थे, तो किसान समुदाय था, चावल की खेती कर रहे हैं, कपास, नारियल, ये सब हो रहे हैं, विभिन्न मसाला कर रहा है। पूरा पठारी क्षेत्र में क्या हो रहे हैं आपके, तो जो पठारी क्षेत्र एक्चुअली में शुष्क क्षेत्र है दक्षिण में, तो चरवाहा वर्ग है, जो गाय, भेड़, बकरी पाल रहा है, तो चरवाहों का एक अलग से वर्ग है। पर्वत क्षेत्र में जनजातियों का वास है, पुनः वन क्षेत्र में भी जनजाति है, तो जनजाति संस्कृति है। इस तरीके से अलग अलग संस्कृति दिखाई दे रही है। यही कारण है, भू आकृति प्रदेश का एक प्रभाव पड़ा कि तट क्षेत्र में मत्स्य बंदरगाह, व्यापारी वर्ग रह रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में किसान वर्ग का जन्म हुआ था उस समय, पठार क्षेत्र शुष्क होते हैं, वहाँ दक्षिण में चरवाहा वाला वर्ग था, पर्वत क्षेत्र में जनजाति वर्ग का वन क्षेत्र। और उत्तरी भारत के अलग से आर्य संस्कृति का प्रभाव, कि आर्य लोग जो थे धीरे धीरे दक्षिण की ओर माइग्रेट हुए थे आर्य लोग। आर्य कहाँ गए, ऑलमोस्ट सभी जगह गए थे, इसमें से एक दक्षिण भी गए थे, ठीक है। तो दक्षिण में गए, इसके साथ जो बौद्ध संस्कृति थी, बौद्ध उपदेशक, आप देखे थे कि जो अशोक था, अशोक ने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र को, तो बौद्ध संस्कृति भी दक्षिण की ओर गई। कुछ जैन साधु सन्यासी थे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखे थे, वो भी दक्षिण की ओर गए थे। इस तरीके से ऑलमोस्ट प्रभाव से प्रभावित होने के बाद संस्कृति का विकास हुआ। उस संस्कृति को हम लोग बोलते हैं संगम संस्कृति, संगम राजवंश, संगम समाज, संगम साहित्य।
तो संगम राज, तो क्या बोलेंगे, संगम राजवंश। अब इसमें हमको देखना है कि संगम जब भी शब्द आता है, संगम राजवंश, संगम साहित्य, संगम संस्कृति, संगम समाज, संगम शब्द दक्षिण के लिए प्रयोग होते हैं। संगम, इसमें क्या है, संगम साहित्य। सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये साहित्य जो था इसने और रूप दिया था दक्षिण के जो संस्कृति थी उसको एक आकृति देने में, रंग रूप ढांचा तैयार करने में साहित्य का प्रभाव था। समाज पे प्रभाव पड़ता है साहित्य का। जो साहित्य है समाज का दर्पण है। समाज किस तरीके से रहते हैं, साहित्य के माध्यम से, अर्थात कविता, किताब, कहानी के माध्यम से पता चलता है। और किताब, कहानी किस तरीके से है, ये समाज के माध्यम से पता चलता है। दोनों एक दूसरे के दर्पण है। तो साहित्य, संगम साहित्य, इसमें रीति रिवाज, उल्लेख, देवताओं का, औषधि हो, शासन प्रशासन हो, युद्ध हो, कला हो, सारे का उल्लेख है कि किस तरीके से लोग थे, कल्चर, भाषा कैसी थी। तो फिलहाल हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ समझना है संगम साहित्य क्या हुआ था। तो इसके पहले संगम देखिए, बोलेंगे 3 संगम हुए, टोटल 3 संगम। बोलेंगे कहाँ 3 संगम हुए, मुंदेर में हुए। मुंदेर कहाँ पे है, दक्षिण में। ये देखेंगे तमिलनाडु में एक जगह दिखेगा आपको, मुंदेर। तो 3 संगम हुए, मुंदेर में हुए। किसके वहां पे शासन क्या था, पांड्य वंश था। पांड्य वंश के अंदर हुआ फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम। अब संगम किस चीज का था, तो बोलेंगे संगम जो था वो आपका कवियों का संगम था। अर्थात जो संगम हो रहे हैं, एक सम्मेलन हो रहा है। संगम मतलब सम्मेलन, लिख लेंगे आप, सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए, सबसे पहले बोलेंगे कवि, देवता और ऋषि। तो इस तरीके के संगम हुए, टोटल मिला के 3 संगम हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कहाँ हुए, मुंदेर में हुए। मुंदेर क्या है, लोकेशन टैगिंग कर देंगे, तमिलनाडु में करंट में। पांड्य वंश का उस समय शासन था। बात कब की मैं बता रहा हूँ आपको, 3 BC, 100 से लेके 300 AD तक, अर्थात 600 500 साल का काल है। तो सम्मेलन हुए कवि। अब हुआ क्या, तो बोलेंगे तीनों में, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, साहित्य की रचना हुई। किस तरीके से साहित्य की रचना हुई, तो बोलेंगे बड़े बड़े साहित्य की रचना हुई। अर्थात बड़े बड़े साहित्य की रचना हुई। अब साहित्य में क्या क्या शामिल होता है, तो आपको लिखना है कविता, फिर लिखना है उपन्यास टाइप से, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, कथा, महाकाव्य है, महाकाव्य यह है। इस तरीके से रचना हुई। टोटल 3 संगम हुए हैं। संगम मतलब सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, देवता ऋषि, ऐसा बोला गया, उसमें देवता भी आए थे, ऋषि भी आए थे। तीनों सम्मेलन मुंदेर में हुए। पांड्य वंश के शासन काल में हुए। कुल 197 राजा हुए। राजा में बोलेंगे कितने राजा हुए, 600 साल तक का लगातार सम्मेलन है ये, ठीक है। तो राजा 197 राजा थे। कुल कितने कवियों ने भाग लिया, टोटल कितने कवि हुए, 5898 कवि हुए। इतनों ने पार्टिसिपेट किया। अर्थात राइटर, जो राइटर थे, लेखक थे, अलग अलग लिख रहे हैं, कोई कविता, कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई महाकाव्य। तो ये है आपका संगम, ठीक है। अब इसमें सवाल है साहित्य, कुछ साहित्य को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी मैच करने के लिए दे देता है, या वैसे भी आप राइटर, दक्षिण के राइटर जो महान राइटर हुए हैं, तो उनको भी आपको याद करना होगा। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है ओनली, क्योंकि ऐसे तो बहुत नाम टफ भी है, क्योंकि नाम तमिल में है। सेकेंड नाम है, सेकेंड जो चीज़ है इसमें कि सारा याद नहीं करना है, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। तो राजा आप नोट कर सकते हैं कवि, और ये हुए हैं नहीं हुए हैं तो इसका उल्लेख भी है। कुछ अभिलेख भी मिले हैं, रिकॉर्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है हुए थे ये, साक्ष्य हैं इसके। हम पढ़ रहे हैं संगम, अब पढ़ रहे हैं संगम साहित्य,
इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एक साइड राइटर का नाम, एक साइड संगम साहित्य, उनके किताब और राइटर। एक साइड कर लीजिए आप लेखक, और एक साइड इनके जो काव्य हैं या जो साहित्य हैं। सबसे पहले लिखिए तोल्कापिपियम। तोल्कापिपियम का तोल्कापिपियार है, इनका लिखिएंगे आप तोल्कापिपियम। तोल्कापिपियार राइटर हैं, इन्होंने लिखा है तोल्कापिपियम। जो तोल्कापिपियार हैं सबसे पहले तमिल व्याकरण लिखा है। ये हैं क्या? तमिल व्याकरण लिखने वाले। संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले पाणिनि थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी की थी। तमिल का व्याकरण लिखने वाले बोलेंगे तोल्कापिपियार हैं। बहुत बड़े संत थे, राइटर भी थे। अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि हैं, इसी के शिष्य थे। अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक शिष्य तोल्कापिपियार थे। ठीक है, फिर लिखना है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, उनका है तिरुकुराल। तिरुकुराल तो तिरुवल्लुवर ने लिखा है तिरुकुराल। अब ये क्या है? तमिल की गीता कहलाती है, तमिल की गीता। तो तमिल में जो गीता लिखा है तिरुवल्लुवर ने लिखा है तिरुकुराल के नाम से। ठीक है, फिर आपको लिखना है कुछ अन्य राइटर जो हैं। शिल्पादिगारम, शिल्पादिगारम, शिल्पादिगारम है। ये है, इनको बड़ीगल करता है, यहाँ उल्टा हो गया। अंगतियार, अंगतियार, अंगतियार का अंगंतियम। देखिए, अंगतियार का अगंतियम है। फिर है गुंडालारू का गुंडालारू किल्लार। ये राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर थे भी। गुंडालुरु कविता लिखते थे। तो गुंडालुरु किल्लार का है, क्या बोलेंगे, एन गुरुतुरु। गुरुतुरु। पुनः लिखेंगे यहाँ पे पेरू देवनार। पेरू देवनार, पेरू देवनार का है तमिल का महाभारत। तमिल में इन्होंने महाभारत लिखा है। देखिए अब है, तो एक ने तमिल की गीता लिखी है, तिरुकुराल ने तमिल की गीता, पेरू देवनार तमिल में महाभारत लिख रहे हैं। बाकी तोगलापिपियन तमिल के व्याकरण। अगस्त ऋषि किस चीज से थे ये? तिरुवल्लुरु। अगस्त ऋषि क्या थे? ये जो सप्त ऋषि आप सुनते हैं, 7 ऋषि, उनमें से एक ऋषि थे। ये दक्षिण भारत की ओर गए थे और इन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए थे। इनके 12 मुख्य शिष्य थे, उन्हीं में से एक तोगलापिपियार भी थे, अंगतियार भी थे, दोनों शिष्य थे। इन्होंने अलग से किताब की रचना की। सिद्धा के जन्म थे, एक औषधि है, मेडिसिन दवा, 7 अगस्त का। तो अगस्त ऋषि सिद्धा के जनक है। भैरू देवनाथ तमिल में महाभारत लिखे हैं। गुंडालुरु किल्लार एन कुरुतुरु लिखे हैं। ये आपको पढ़ना है, इतने राइटरों का कभी मैचिंग करने दे सकता है। पुनः 3 अलग से महाकाव्य हैं। महाकाव्य, जो 3 अलग से महाकाव्य हैं जो संगम साहित्य में रचे गए हैं। पहला बोलना है आपको शिल्पादिगारम। शिल्पादिगारम बोलेंगे। इल्गो बड़ीगल है, इल्गो बड़ीगल ये राइटर है। सेकंड नंबर पे आप बोलेंगे मणि में लई। मणि में लई क्या बोलेंगे? इसके जो राइटर हैं रत्नार है। और थर्ड नंबर पे बोलेंगे आप शिवगन सीतामढ़ी। शिवम मणि, शिवम गन सीतामढ़ी, इनके क्या है?
तिरु तिरु देवार तिरुत्वक देवार। जो लिखना है तिरुदत्तक देवार या तिरुदत्तक देवार। 3 महाकाव्य की रचना हुई है संगम साहित्य के समय। एक है शिल्पादिगारम, मणिमेखलई, शिवगंसीदामणि। ये 3 महाकाव्य हैं। जैसे महाकाव्य महाभारत और रामायण है, उसी तरीके से महाकाव्य हैं। इसमें बौद्ध धर्म का, जैन धर्म के साथ साथ प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। तो इतने सारे राइटर हैं, नीचे में राइटर, तो ऊपर में किताब का नाम है, नीचे राइटर। ये राइटर है, ये भी राइटर हैं, और ये राइटर हैं क्या, ये तिरुदत्त देवार द्वारा रचित है शिवगंसीदामणि। एक बार देख लेते हैं कि क्या, जैसे इसका विषय वस्तु क्या है, टोकला पे प्यार का तमिल व्याकरण है। साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख होता है, जैसे युद्ध में। एक बार आकर खींच देता हूँ किस बारे में है टोटल संगम साहित्य, क्या क्या वर्णन कर रहा है। बोलेंगे युद्ध है, प्रशासन, शासन, कला, विचार, रीति रिवाज, इन सब के बारे में बता रहा है। फिर है कुछ देवताओं को समर्पित है, देवताओं की प्रशंसा की गई है बहुत सारे श्लोक में, कविता में। तो कुछ उत्तेजक है, एक जोश जज्बा भरने वाले कविता है। मध्यकाल के अधिकतर राइटर उत्तेजक कविता में शामिल थे, तो उस समय से ही चलता आ रहा है। कुछ उत्तेजक कविता है, कुछ देवताओं की प्रशंसा में है, कुछ ईश्वर प्रशंसा में, ऋषियों की प्रशंसा की गई है। शिल्पादिगारम किसके बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में है। प्रेम प्रसंग, तो इसमें कनगी के बारे में बताया गया है। कनगी एक देवी के रूप में पूजी जाती है। दक्षिण भारत में कनगी को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो कनगी और इनके पति धनी व्यापारी थे, इन दोनों की प्रेम कथा है। तो धनी व्यापारी है, इस धनी व्यापारी को एक डांसर से, अर्थात जो नृत्यांगना है, डांसर, तो धनी व्यापारी जो रहता है, इसको डांसर से एक लव हो जाता है। लेकिन धनी व्यापारी की पत्नी कनगी रहती है, और कनगी अपने पति की बर्ताव से असंतुष्ट हो जाती है, और अपने पति की एक राजा के द्वारा हत्या कराती है। अंत में देवी बन जाती है। तो कनगी को एक समर्पित पत्नी के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। मणिमेखलई, इसमें एक बताया गया प्रतिष्ठा मान सम्मान के बारे में, महिला सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में। मणिमेखलई खुद एक लड़की है जो एक राजा से अपनी प्रतिष्ठा इज्जत के लिए बौद्ध सन्यासी बन जाती है, बौद्ध भिक्षु। ये इसके बारे में। और शिवगंसीदामणि में जैन धर्म के बारे में, एक राजा जो बार बार युद्ध करता है और अंत में जैन साधु बन जाता है। युद्ध से थक जाता है राजा, अंत में ये दुनिया से भ्रम लगने लगती है, और एक जैन साधु के रूप में राजा जिंदगी काटता है। तो ऐसा राजा जो जैन साधु बन जाता है शिवगंसीदामणि में। प्रथम में एक बार फिर देख लीजिए विषय वस्तु, बस विषय वस्तु थोड़ा सा पूछता है। शिल्पादिगारम किसके बारे में, बोलेंगे प्रेम प्रसंग के बारे में है। इसके बारे में बताया गया है। कनगी के बारे में बताया गया है। कनगी एक देवी के रूप में पूजा जाता है दक्षिण भारत में, तमिल समाज में। क्या था प्रेम प्रसंग कि धनी व्यापारी को, जो इसके पति रहते हैं कनगी से, कनगी की अपेक्षा करते हैं, और धनी व्यापारी एक डांसर से प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं, बन जाते हैं। कनगी से असंतुष्ट हो जाती है और राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेती है, और अंत में देवी बन जाती है। मणिमेखलई कौन है, मणिमेखलई एक ऐसी लड़की है जो अपने राजा से अपनी
प्रतिष्ठा मान सम्मान बचाने के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाती है। और शिवगंज सीतामढ़ी किसके बारे में, थर्ड नंबर कहिए। तो एक ऐसा राजा जो बार बार युद्ध करता है, युद्ध जीतता है, और हर बार जीते गए युद्ध में एक नर अपने लिए एक वधू अर्थात लड़की को प्राप्त करता था। लेकिन भौतिक जगत से राजा भी ऊब जाता है अंत में। इसका मन फिर अध्यात्म की ओर जाता है और अंत में जैन साधु बन जाता है। बाकी जो है ऑलमोस्ट किताब युद्ध शासन प्रशासन कला के बारे में जानकारी देते हैं। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या थी। भाषा, तमिल भाषा। तमिल भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। क्लासिकल लैंग्वेज जिसमें रिकॉर्ड है 1200 साल से अधिक समय से चल रही है। शुरुआत की जो तमिल भाषा थी, इसकी लिपि क्या थी, तो बोलेंगे लिपि ब्राह्मी थी प्रारंभ में। अशोक के समय ब्राह्मी लिपि बहुत सारे मिले हैं अभिलेख, तो ब्राह्मी लिपि प्रारंभ में था। अर्थात जो तमिल बोला जाता था पहले, इसकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। बोलेंगे फिर 6वीं 7वीं शताब्दी में जब मध्यकाल का शुरुआत हुआ और प्राचीन काल समाप्त हो रहा था, ये वाला पीरियड था, तो 6वीं 7वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि इसमें चला गया। बोलेंगे कोण लिपि का विकास हुआ इस समय। कोण कोण लिपि, अर्थात कोण के आकार का लिपि। जो करंट में जो तमिल किताब आप देखेंगे तो उसमें कोण बहुत मिलेंगे, तो कोण लिपि है। तो कोण लिपि का विकास कब से हुआ, 6वीं 7वीं शताब्दी में। इसका मतलब तो जो जो संगम साहित्य के राइटर थे वो शुरुआत में ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। बाद में धीरे धीरे तमिल में कोण लिपि का विकास हुआ, बिल्कुल नई लिपि थी। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। क्लासिकल लैंग्वेज में आपके उड़िया भी शामिल है, संस्कृत शामिल है, मलयाली और साथ साथ में तेलुगु। ये सब क्लासिकल लैंग्वेज है भारत के। सबसे प्राचीन क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत के बाद तमिल का स्थान आता है। तो कोण लिपि का विकास 6वीं 7वीं शताब्दी में, उससे पहले ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। अब पता कैसे चलता है, रिकॉर्ड में कुछ यूनानियों का उल्लेख करना होगा कि यूनानी राइटर हो। जो यूनानी राइटर थे वो संगम के बारे में बताते हैं, संगम साहित्य के बारे में। बहुत सारे यूनानी राइटर थे, जैसे पुलटोमी, पुलटोमी, तालमी, यूनानी या बोलेंगे आप रोमन। पुलटोमी, टालमी, स्ट्राबो, स्ट्राबो, ये सब राइटर हैं रोमन और यूनानी राइटरों में। जो उन्होंने लिखा है ये सब राइटर हैं। पुलटोमी राइटर था, बहुत बड़ा इतिहासकार। टालेमी जियोग्राफर, इतिहासकार। स्ट्राबो जियोग्राफर। तो ये जो किताब लिखे हैं, इनके किताब में संगम साहित्य का कोटेशन है, अर्थात राइटरों का उल्लेख किया गया है, उनकी भाषा का भी उल्लेख किया गया है और बताया भी गया किस तरीके से समाज था। तो संगम समाज साहित्य के बारे में ये सभी बताते हैं यूनानी राइटरों, रोमन और रोमन राइटरों के किताब में मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे किताब हैं, सारे संभव नहीं है और नाम भी बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नाम है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। देखिए एक बिल्कुल है, पाद एक साथ है। पादी कैनी कल्ली कुल्लू हेतु तुगोई पाटिपत्तु, ये सब संगम साहित्य के समय किताब की रचना हुई है। ये सब साहित्य है। तो ये तो संभव नहीं है कि इतने सारे मैं आपको राइटरों को लेकर उसमें जो किताब है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जब मैच करने के लिए देगा कि एटलीस्ट याद तो होना चाहिए तमिल का व्याकरण किसने लिखा है, तो तोकला पेरियार ने लिखा है। तमिल की गीता एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि तिरुवल्लुरु द्वारा तमिल की गीता रची गई है। तमिल में महाभारत की रचना किसने की है, पेरू देवनार ने किया है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट बस वही बताया। अदरवाइज पादी कैनी कल्लिकुल्लू और तुगई पाटुपत्तु, ये सब के अंदर फिर जाना होगा। क्योंकि ये संग्रह है, बहुत सारे किताबों का संग्रह है, राइटरों का संग्रह है।
तो बस इतना ही है संगम साहित्य में। हम अभी लगातार जारी रखेंगे जब तक संगम खत्म ना हो जाए। बने रहिए टुडू आईएएस के लिए।